दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए 3 दिन भी नहीं टिक पाए नीतीश के शिक्षा मंत्री, देना पड़ा इस्तीफा। जिस गुपकार को शाह ने गैंग बताया उसी से कर लिया गठबंधन। कांग्रेस में जारी है घमासान, मगर कुछ बोल नहीं रहा हाईकमान। दिल्ली पुलिस का एक और कमाल, जेएनयू हिंसा में खुद को दी क्लीन चिट। सुदर्शन टीवी का प्रोग्राम सांप्रदायिक, मगर सरकार नहीं देगी सजा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश यही है कि गोदी मीडिया के चाल चरित्र और चेहरे को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को आपकी ओर से ये सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार में जारी हंगामे के बीच शिक्षा विभाग का पदभार संभाला था। उन पर 3 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहते हुए सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति में घपला किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और बाद में नीतीश कुमार को चौधरी को पार्टी से भी निकालना पड़ा था। लेकिन इस बार उनको अचानक से शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से बवाल हो गया। विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर तीखे आक्रमण शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ गया। सवाल यह है कि जब पहले नीतीश कुमार ने सब कुछ जानते हुए भी उनको शिक्षा मंत्री बनाया था, तो अब किसके दबाव में मेवालाल को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये शायद बहुत कम ऐसे मौके होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह के 3 या 4 दिन के अंदर किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया हो, और ये जानते हुए भी कि उस मंत्री के ऊपर या उस नेता के ऊपर, उस विधायक के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नीतीश कुमार ने उसे शिक्षा मंत्री जैसा पद सौंपा और उसको लेकर बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने बहुत ही तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव का ट्वीट बड़ा तीखा था। चिराग पासवान ने भी तीखा हमला किया नीतीश कुमार का कि वो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, और एक और भ्रष्टाचार के आरोपी को उन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया है। लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। विपक्षी दलों का दबाव निश्चित रूप से होगा। नई सरकार बनी है और सरकार की इमेज पर पहले से ही ये बट्टा लग जाए, उसके कलंक लग जाए, उसके टीके पर, उसके माथे पर, तो जाहिर है कि हंगामा तो होना लाजमी था। लेकिन नीतीश कुमार जैसा परिपक्व नेता अगर इस तरह की गफलत कर रहा है तो इसे गफलत भर नहीं माना जाएगा। निश्चित रूप से इसमें किसी तरह की कोई मिली भगत होगी, किसी तरह का कोई दोनों के बीच में संबंध होगा, किसी तरह का लेन देन होगा, जिसकी वजह से उन्हें ये पद सौंपा गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि एक तरफ विपक्षी दबाव था, दूसरी तरफ जन दबाव था कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को लेकर सरकार बना रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा दबाव हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से आ रहा हो, क्योंकि बीजेपी भी इस शिक्षा मंत्री को के चयन को लेकर असहज थी, खासतौर पर इसलिए कि मेवालाल की जांच के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने ही आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे, जिसके बाद उनके मामले की जांच हुई थी। तो बीजेपी जहां मेवालाल चौधरी के खिलाफ थी, सुशील मोदी ने तो उस समय कहा था कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि नीतीश कुमार ने नहीं की थी। साफ है कि नीतीश कुमार उनको तब भी बचा रहे थे और अब उन्हें शिक्षा मंत्री पद से नवाज रहे थे। तो नीतीश कुमार की क्या मिलीभगत है,
क्यों वो मेवालाल चौधरी पर इतने फिदा हैं, उन पर कितनी नरमी क्यों दिखा रहे थे, ये एक जांच का विषय हो सकता है। या उनकी कोई ऐसी कमजोरी है जो कि बीजेपी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, जिसने चाबी घुमाते ही नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी को हटाना पड़ गया। इस्तीफा देना एक टेक्निकल शब्दावली है जिसमें हमें नहीं जाना चाहिए। कोई भी इस्तीफा देता नहीं, आमतौर पर इस्तीफा लिया जाता है और नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेना पड़ा है। तो ये नीतीश कुमार की एक बड़ी कमजोरी और बड़ी कहना चाहिए नाकामी सरकार बनाते हुए सामने आ गई है। और इससे निश्चित रूप से विपक्षी दलों के तो हौसले बढ़ेंगे ही, लेकिन बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से दबाव डाल रही है और किस तरह से बैक सीट पर बैठकर इस सरकार की ड्राइविंग कर रही है, ये भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कितने कमजोर मुख्यमंत्री साबित होंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है कि वो चीज़ें पलट दें, हो सकता है कुछ दांव और खेलें, लेकिन आज की तारीख में जब मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा है तो ये नीतीश कुमार की निजी व्यक्तिगत पराजय है इस पूरे एपिसोड में। अगली खबर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें गुपकार गैंग कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं और तिरंगे का अपमान करते हैं, उन्हीं के साथ सत्ता का सुख भोगने से भी नहीं चूकते हैं। बीजेपी का दो मुहापन इससे साफ हो जाता है कि खुद उनकी पार्टी बीजेपी इस समूह में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लद्दाख पर्वतीय परिषद में पहले से ही काम कर रही है। बीजेपी ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ा था और दोनों उसमें सत्ता में की साझेदारी कर रहे हैं। लद्दाख से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के प्रमुख लद्दाख के जामयांग तेसरिंग नामग्याल ने बीजेपी के साथ होने की बात खुलेआम स्वीकार की और कहा, ये तो खुलेआम है और सबको पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बीजेपी गठबंधन में है, खुलकर है, आगे भी रहेगी, हम अलायंस में हैं तो हैं। बता दें, अमित शाह ने कहा था कि गुपकार गैंग ग्लोबल बनता जा रहा है। वे लोग चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी गुपकार गैंग के कदमों का समर्थन करते हैं? कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और तबाही की वापसी चाहते हैं। तो ये बड़े बड़े आरोप बड़े बड़े जुमलों के साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए, लेकिन अमित शाह को ये भी मालूम है कि वो उसी पीडीपी के साथ सरकार बना चुके हैं जिसको वो इन तमाम गैंग और दूसरे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों से नवाज रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लद्दाख में पर्वतीय परिषद में हिस्सेदारी कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी गुपकार कथाकथित गैंग में भी शामिल है। तो स्पष्ट है कि एक बड़ा पाखंड है अमित शाह की बयानों में भी, बीजेपी की नीतियों में भी, और एक पाखंड आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करने की बात करती है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करती है, लेकिन लद्दाख में वो बीजेपी के साथ मजे से पर्वतीय परिषद में सत्ता भी साझा करती रहती है। तो ये राजनीतिक दलों का दो मुहापन बहुत साफ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी का दो मुहापन ज्यादा साफ नजर आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा राष्ट्रवादी होने का दिखावा करती है, राष्ट्रभक्त होने का ढोंग करती है और दूसरों को कटघरे में खड़ा करती रहती है, जबकि उसका अपना चाल चलन भी उसी तरह का, वो उनसे फर्क नहीं है। हाँ, ये देखना है कि मजेदार बात यह है कि गुपकर गैंग का आरोप लगने के बाद कांग्रेस कैसे डिफेंसिव हो गई, कैसे वो बचाव की मुद्रा में आ गई और उसने अपने को गुपकर गैंग से अलग करने की घोषणा तक कर दी, जबकि वो उसकी मीटिंग्स में शामिल होती रही है। और एक समय था जब वो उनके साथ मिलकर जो जिला विकास परिषद बननी है उनमें साझेदारी करने को तैयार थी, सीटों का तालमेल कर रही थी। लेकिन जब ये आरोप लगा और ये भी आरोप लगा कि विदेशी हस्तक्षेप चाहती हैं, तो एकदम से कांग्रेस हड़बड़ा गई क्योंकि कांग्रेस में नीतिगत और वैचारिक स्पष्टता नहीं है, वो कंफ्यूजन की स्थिति में है और बीजेपी आक्रमण जब भी करती है तो वो दुबक जाती है, तुरंत घबराहट में आ जाती है और फिर बचाव की मुद्रा में आने के बाद वो अपना ही नुकसान करने लगती है। तो ये
कांग्रेस की कमजोरी भी इससे सामने आई है। बीजेपी का दोमुहापन, पाखंड सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पाखंड सामने आ गया है और ये कमोबेश पूरी जो राजनीति है उसका चेहरा भी हम इसमें देख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कपिल सिब्बल के पार्टी को लेकर बयान दिए जाने के बाद से ही पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। सिब्बल के बाद चिदम्बरम ने पार्टी की कार्यप्रणाली की आलोचना की है, तो अधीर रंजन चौधरी और सलमान खुर्शीद ने मौजूदा नेतृत्व के साथ खड़े हो गए हैं। कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन ने कहा था कि वो बिहार चुनाव में प्रचार करने क्यों नहीं गए, जिसका जवाब अब सूत्रों के हवाले से आ रहा है। कपिल सिब्बल के करीबियों ने बताया है कि सिब्बल के बिहार में चुनाव प्रचार न करने की वजह से अधीर रंजन चौधरी व अन्य पार्टी नेता अनजान हैं। दरअसल G23 के ज्यादातर नेताओं को बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की सूची में रखा ही नहीं गया था और बगैर पार्टी की अनुमति के वो प्रचार के लिए नहीं जा सकते थे। यहाँ G23 या G23 से मतलब है उन 23 नेताओं से जिन्होंने अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लेकर पार्टी के अंदर बदलाव की मांग की थी। हालांकि इतने घमासान के बाद भी पार्टी आला कमान चुप्पी साधे हुए है। उसने इस विवाद को सुलझाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जिसके बाद से पार्टी नेतृत्व पर और भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी बंगाल चुनाव की तैयारी में पूरी जान झोंकने के लिए तैयार है। पार्टी ने निर्धारित किया कि अभी से बंगाल चुनाव तक अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। तो कांग्रेस अंतरकलह में उलझी हुई है और लगातार ये अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगस्त में ऐसा लगा था कि 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद कांग्रेस में एक आत्ममंथन का दौर शुरू होगा, एक रणनीति बनेगी और इस तरह की जो खुले में बयानबाजी होती है, पार्टी की का जो अंदरूनी झगड़ा है वो सार्वजनिक हो जाता है। इस तरह की चीजें एक नकारात्मक संदेश भेजती हैं पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, मतदाताओं में भी, और एक उसके बारे में एक नकारात्मक राय बनती है। तो इससे सबक लेगा कांग्रेस नेतृत्व और कुछ ठोस कदम उठाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ असमंजस है, कुछ तय न कर पाने का भ्रम है। इसलिए वो अभी भी इस वाद विवाद के बावजूद चुप साधे हुआ है। वो अपने नेताओं से ये नहीं कह रहा कि सार्वजनिक बयानबाजी बंद करें। शायद वो ये सोचता है कि अगर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं तो उनका जवाब हमारे वफादार लोग दे देंगे, जिससे उनका मुंह बंद हो जाएगा और हमारी ताकत स्थापित हो जाएगी। लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, क्योंकि इससे लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, बल्कि संदेश और लगातार निचले स्तर तक जाएगा और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस नेतृत्व के बारे में जो नकारात्मक राय पहले से बनी हुई है वो और मजबूत होगी। तो आखिरकार ये सोचने की बात है कि कांग्रेस हाईकमान ऐसे संवेदनशील मसलों पर, जब पार्टी ऐसे बुरी स्थिति में है, तब भी कैसे नकारा बना रह सकता है, चुप बना रह सकता है, खामोशी के साथ अपना काम करता रह सकता है। ये सीधा सीधा जो कहना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है और इतनी बड़ी पार्टी को संभालने में का कौशल उसके पास है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा करता है। तो एक बार फिर से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हाईकमान दोनों ही प्रश्नों के घेरे में है। अगली खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर 5 जनवरी को ही हिंसा के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक कमेटी ने स्थानीय पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जेएनयू हिंसा के लिए स्थानीय दिल्ली पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया गया था। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसी साल 5 जनवरी को करीब 100 नकाबपोश लोग लाठी डंडों के साथ कैंपस के अंदर घुस गए थे। उन्होंने करीब 4 घंटे तक परिसर के अंदर मारपीट
तोड़फोड़ की, छात्रों शिक्षकों समेत 36 लोगों को घायल किया था। इस वारदात को अंजाम देने वालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शामिल थे और 11 महीने बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है ये किसी को पता नहीं है। तो 11 महीनों में इस बड़े कांड की, जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी, एक भी गिरफ्तारी नहीं की है दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस ये जता रही है कि वो भी बिल्कुल पाक साफ है, जबकि हम सब जानते हैं कि जेएनयू में जिस दिन ये काम किया जा रहा था एबीवीपी के गुंडों के द्वारा, उसमें दोपहर 2-2:30 बजे से लेकर शाम को 7-7:30 बजे तक लगातार दिल्ली पुलिस को सूचनाएं दी जाती रहीं कि कैंपस में ऐसे गुंडे घुस आए हैं, एबीवीपी के गुंडे मारपीट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आप आइए। लेकिन 23 बार उनको मैसेज देने के बावजूद पुलिस वहां दाखिल नहीं हुई और वो मारपीट करते रहे। तो ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित था, पुलिस की मिलीभगत थी, गृह मंत्रालय ने उसे बाहर रहने के आदेश दे रखे थे और गुंडों को भेजकर जो जेएनयू कैंपस में लोग थे एबीवीपी के विरोधी या बीजेपी के विरोधी, उनके खिलाफ हिंसा फैलाने की खुली छूट दे दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस अपने आप को पाक साफ बता रही है, जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। एक तर्क ये दिया जाता है कि दिल्ली पुलिस को कैंपस में घुसने की छूट नहीं थी, वो कैंपस में घुस नहीं सकती थी, लेकिन इसका जवाब ये है कि जामिया मिलिया में भी उसको ये इजाज़त नहीं दी गई थी वो कैंपस में घुसे, लेकिन वो कैंपस में घुसी और उसने बुरी तरह से छात्रों के साथ मारपीट की, उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया। इसकी तमाम तस्वीरें पूरे मीडिया में छाई हुई थी। तो दिल्ली पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है और एक खास समुदाय, एक खास पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा, अब कोई संदेह इसमें किसी को नहीं रह गया है। उसके बाद सीए के प्रदर्शनों को में जिस तरह से उसने रोल अदा किया है या दिल्ली दंगों में जो रोल अदा किया है, वो सारा कुछ साफ करता है कि दिल्ली पुलिस दरअसल गृह मंत्रालय का एक टूल है और टूल की तरह वो काम कर रहा है। उसके टूल का एक राजनीतिक एजेंडा है, मकसद है कि सरकार के विरोधियों को खत्म करना है, उनको नष्ट करना है, डराना है, धमकाना है, मारना है, पीटना है, जेल में ठूस देना है। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी लगातार चले जा रहा है। पिछले 6-7.5 सालों में जेएनयू ने इस तरह के कई दौर देखे हैं और ये इतना हास्यास्पद है दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देना कि इसकी मिसाल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कि देश की राजधानी में, देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में इतने समय तक मारपीट होती रहे, दिल्ली पुलिस कुछ ना करे और बाद में हाथ झाड़ के कहे कि वो तो बिल्कुल साफ सुथरी है शर्मनाक, देश के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुदर्शन टीवी चैनल का यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम अच्छे संदर्भ में नहीं था और इससे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलने की आशंका है। हालांकि मंत्रालय ने कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ये कहा कि इस कार्यक्रम में संशोधन करके इसको चलाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चैनल को भविष्य में सावधान रहना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस कार्यक्रम के लहजे और ऑडियो वीडियो ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने कहा, कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों को घुसपैठ पर आधारित सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम के 4 एपिसोड से समाज में नफरत फैल सकती है। चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि इस शो शुरू होने से पहले सरकार ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम से नफरत फैल सकती है। तो आखिरकार सरकार ने माना कि सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम नफरत फैलाते हैं, वो नफरत फैला रहे थे और ये जो कार्यक्रम नौकरशाही जिहाद वाले हैं, यूपीएससी जिहाद वाले, वो पक्की तौर पर उनमें ऐसा कंटेंट था, चाहे वो विजुअल कंटेंट हो, चाहे उसका नरेशन हो, उसमें
भड़काने वाली, हिंसा फैलाने वाली सांप्रदायिक सामग्री थी। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने इतनी नरमी से, इतनी आसानी से सुदर्शन टीवी को क्यों बख्श दिया? क्या उसे दंड नहीं मिलना चाहिए था? उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए था? क्या उसे कम से कम इतनी सजा तो दी जा सकती थी कि कुछ समय के लिए उसका प्रसारण रोक दिया जाए, उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा जाए? नहीं, केंद्र सरकार जाहिर है कि अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखता है। सुदर्शन टीवी संघ परिवार के ही हिस्सा हैं। उनका चैनल संघ परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसी तरह से जो दूसरे भी चैनल संघ परिवार या बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, जी टीवी हो या फिर टाइम्स नाउ हो। ये तमाम चैनल तबलीगी जमात के मामले में अभी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झाड़ मिली थी, क्योंकि उस मामले में भी सरकार ने कार्रवाई करने से आनाकानी की थी और एनबीएसए पर ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही थी कि वही कार्रवाई करे, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेशन का मामला है। लेकिन केबल टीवी एक्ट 1995 के तहत जो कार्रवाई सरकार कर सकती है और करना चाहिए, वो क्यों नहीं की, उसके बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया था। तो बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वो अपने जो प्रोपेगेंडा करने वाले चैनल हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उनके साथ खड़ी है, उनके बचाव के लिए खड़ी है और उनके हर स्तर पर उन्हें छूट देने के लिए तैयार है, ताकि उसका जो प्रोपेगेंडा है वो करते रहें, वो कार्यक्रम चलते रहें। इस मामले में भी उस कार्यक्रमों के लिए जो दंडित होना चाहिए, दंड किया जाना, वो भी नहीं दिया और ये छुट्टी भी दे दी, छूट भी दे दी कि ठीक है, बाकी कार्यक्रम भी आप थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ चलाते रहो। उनका कोई कौन देखेगा कि उसने कितना बदला है, नहीं बदला है, इसकी भी कोई व्यवस्था उसने नहीं की है। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है जो केंद्र सरकार में दिख रही है और मीडिया को इससे और प्रोत्साहन मिलेगा जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। सरकार के इस रवैये से उनके हौसला अफजाई होगी। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच, आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।